जल उस पर हम लोग जाते हैं मेन उस पर। कल मैंने कुछ आपको बोला था जो देख के आना है। वो कुछ देखा आपने, क्या है हल्का सा? हम्म। सिलहते चार्ट देखा है आप लोगों ने, किसी ने? बेटा देखते चलो, क्योंकि इससे आज बड़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है ग्राफ एंड द चार्ट, तो कई सारी ऐसी चीजें आप लिख पाएंगे जो आपको स्कोर अच्छा कराएंगे। ठीक। वरना सिंपल तो सभी लिख देंगे, बार ग्राफ बनता है, चार्ट ग्राफ बनता है एंड ऑल दैट। ठीक। तो प्लीज मेरी ये मैंने बोला है, देखो तो देखो यार उसको। और हल्का रिस्पांस आप लोगों का दिखना चाहिए कि कितने के लोगों ने इसको देखा, कौन कौन सा देखा है, कि बस लेके रख दिया है। सर चलो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और पैरेटो कर्व सर हमने देखा। ओके। एनी वन ऑफ द सिलुएट चार्ट एंड बैंड बैंड चार्ट और बैंड कर्व जी चार्ट, इनको भी बोला था मैंने आपको कि इनको भी देखना है। ये सर ठीक जी है। चार्ट भी देखा है सर। ओके, तो चलिए जी चार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है जी चार्ट? ये जी चार्ट। सर ये एक वैल्यू होती है सर, ये डायग्रामेटिक डायग्राम होता है सर, जिसमें हम्म। कि जो कि फ्रीक्वेंट ईयर के हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम्म। और वो मंथली वीकली या डेली फिगर्स हम लोग को देता है। इसमें हम हम्म। लोग सर क्यूमुलेटिव टोटल और मूविंग एवरेज के थ्रू निकालते हैं। और सर इसका जो हम्म। ग्राफ बनता है वो नॉर्मली जेड शेप का बनता है, इसलिए इसका नाम जी चार्ट है। ओके, काफी कुछ बात ठीक है। थोड़ी सी एक आध चीजें और जोड़ के मुझे इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देना है, बाकी सारे लोग भी इस बात को सुन लें। एक तो ओरिजिनल डेटा का कब बनेगा? ठीक। जैसे आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है, इसको आप प्लॉट अप करोगे तो एक ओरिजिनल डेटा का कर्व बनेगा। दूसरा किस चीज का कर्व बनेगा? जो उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज हैं उनका कर्व बनेगा। क्यूमुलेटिव वैल्यूज को आप जोड़ लेंगे तो एक वो कर्व बन जाएगी। तो मानी बात है कि एक जो नॉर्मल डेटा का कर्व है उसमें जो क्यूमुलेटिव डेटा का कर्व है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। दूसरा क्यूमुलेटिव डेटा का थोड़ा हटके बनाएंगे आप, क्यूमुलेटिव डेटा का चार्ट बनेगा, कर्व बनेगा। तीसरा मूविंग एवरेजेस का बनेगा। मूविंग एवरेजेस मैंने बोला कि पीछे के साल को छोड़ते हुए कोई भी साल का आप क्राइटेरिया ले सकते हो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ऐसे मूविंग एवरेजेस का कर्व बनाएंगे। तो ये तीनों कर्व साइड बाय साइड आपके बन जाएंगे एक पैरेलल मोड में। तो जब ये एक पैरेलल मोड में आपके लिए बन जाएंगे तो ये क्या कैसी फिगर आपको देंगे? एक जेड शेप। तो जी चार्ट है। कई दफा कंपनीज को या लोगों को एक साथ कई सारे कर्व देखने की जरूरत होती है, उस जगह पे ये बड़ा यूजफुल होता है। कई जगह पर कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है बिटवीन द ओरिजिनल चार्ट एंड द क्यूमुलेटिव चार्ट, उस जगह पर ये भी बड़ा हेल्पफुल है। मूविंग एवरेजेस के साथ आप नॉर्मल चार्ट को देखना चाहते हो, नॉर्मल अपने डेटा को देखना चाहते हो, तो वहां पर भी ये बड़ा हेल्पफुल है। ठीक। और बेसिकली जो ये आपका क्यूमुलेटिव चार्ट है ये पोजिशनल वैल्यूज को बड़ी अच्छे से ढूंढवा देता है। क्योंकि मैंने बोला था आप देख के आएंगे इसके मीन के और मीडियन के, इनके सब के फार्मूले। तो मीन में मीडियन में आप देख रहे होगे कि मीडियन में क्या होता है कि आपको मिड प्लेस ढूंढनी होती है। तो जहाँ पर सिंपल फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर कोई साथ में फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो उन फ्रीक्वेंसीज का जब आप टोटल निकाल के उसकी मिड वैल्यू निकालोगे तो देखोगे ये कहाँ फॉल कर रही है, वो एरिया आपका मीडियन हो जाएगा। तो उस जगह पर भी ये बड़ा काम करेगा कंपैरेटिव एनालिसिस में। ठीक। यूज भी मैं साथ में आपको बताता चल रहा हूँ। दूसरा है आपका पहला वाला सिलोते चार्ट। ये नथिंग एल्स, ये जो आपके चार्ट बने, तो जैसे मान लीजिए एक ऐसी लाइन बन रही है ऐसे कुछ, तो इसको नीचे तक आप शेड दे दो, कलर अप कर दो। जो पीक निकल के आई उससे नीचे तक अच्छा सा कलरिंग कर दो। जैसे आजकल आप बहुत नॉर्मल ग्राफ या जो चार्ट के प्रेजेंटेशंस देखते हैं तो वो कलर्ड होते हैं। अगर कोई चीज बनी है तो उसको अच्छे से कलर करके उस ग्राफ को कलर अप कर दिया। शेप वही रहा, ऊपर की ओर हम कलर पे नहीं गए। जो ग्राफ की बाउंड्रीज हैं, मान लीजिए दो पीक बन रही है, ऐसे एक बड़ा माउंटेन एक छोटा माउंटेन, फिर एक ऐसे स्लोप बना हुआ है, तो हम ऊपर की ओर ना जाएं, बिकॉज दैट एरिया इज नॉट कवर्ड बाय द माई लाइन। तो मेरी लाइन और चार्ट ने तो उसको तो कवर अप किया नहीं है। नीचे का जो एरिया है इसको हम शेडेड कर दें। ठीक। तो क्या होगा कि मुझे वो पूरी रेंज एक शेडेड उसमें बड़े अच्छे से दिखाई देगी। तो ये एक बेटर प्रेजेंटेशन टेक्निक है विच मेक्स द ग्राफ अट्रैक्टिव। और ये नॉर्मली आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, इसको बोलते हैं सिलोते चार्ट। जब आप उसकी कलरिंग कर दें जो आपका कवरेज एरिया है,
पॉजिटिव साइड भी निगेटिव साइड भी, निगेटिव में वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये सिलोते चार्ट है। और आपने वो भी देख लिया कि आपके लिए वो कौन सा चार्ट हो गया है जो अभी आदित्य ने डिस्कस किया, जी चार्ट। अब अगला है आपके लिए बैंड। बैंड कब? बैंड मीन्स द रेंज। जब रेंज से रिलेटेड वैल्यूज हम चाहते हैं कि हम ये चाहें कि मान लीजिए मेरे जो पूरा डेटा फ्लो है वो 20 साल का है, अब इसमें रेंज कितनी है, कहाँ से कहाँ तक गया ये, या किन्हीं 5 साल के बीच की रेंज मुझे चाहिए, तो उतने एरिया को हम केवल कवर अप करें, बाकी को छोड़ दें। तो दैट इज द बैंड, हाउ मच द रेंज इन विच सच डेटा इज फ्लोटिंग। उसकी रेंज कितनी है, ये बैंड कितना है, कवर एरिया कितना है, ये जब जानने के लिए हम उसको बनाते हैं तो ऊपर से भी उसको दबा देते हैं कि जहाँ ऊपर नहीं जा रहा है नीचे से भी दबा देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर लाइन या हर चार्ट आपका ज़ीरो से शुरू हो। आर यू गेटिंग? ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ज़ीरो से शुरू हो। आपके वाई एक्सेस पर तो कहीं 20 से शुरू हो सकता है। तो जहाँ भी 20 से शुरू है तो नीचे का एरिया को छोड़ते हो अगर आप अच्छी सी ग्राफ बनाते हो तो दैट इज़ द बैंड, उसका कवर एरिया कितना है। इसके लिए ये जानने के लिए बैंड कब बनता है। तो जी चार्ट, बैंड चार्ट, ये सारे आपके साथ डिस्कस हो गए। नाउ द पैरेटो। अब ये पैरेटो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली यूज के पर्पज से। पैरेटो चार्ट क्या है, ये किन्हीं का नाम है, मिस्टर पैरेटो। इन्होंने कई सारे आपको रूल्स दिए, उसके हिसाब से बना हुआ है। तो द डायग्राम विच प्रेजेंटेड द पैरेटो चार्ट, हाँ ये क्या करता है, इसको आपने देखा है, बताया था मुझे। हाँ बताइए क्या क्या देखा है आपने इसमें पैरेटो में, फिर आगे उसको मैं बेहतर ढंग से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए। सर ये पैरेटो कर्व सर, ये पैरेटो प्रिंसिपल पे सर बेस्ड है। और सर ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो ने इसको प्रोपाउंड किया था। और सर ये मतलब इन्होंने सर एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था 80-20 रूल। ओके। और सर उन्होंने सर इस रूल में ये बताया था कि सर मतलब जो भी 80% सर जो भी रिजल्ट आता है उसमें सर जो मतलब वेदर इट इज पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट, उसमें से वो 20% के सर फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको इफेक्ट करते हैं। ओके। तो सर इन्होंने इसमें कुछ टर्म्स यूज किए थे जैसे वाइटल फ्यू और वाइटल मेनी। सर वाइटल फ्यू का मतलब हो कि वो स्मॉल प्रॉब्लम्स जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज इम्पैक्ट आता हो। और सर वाइटल मेनी मतलब कि सर वो लार्ज प्रॉब्लम जिससे कुछ खास इम्पैक्ट सर ना आता हो। ओके। तो सर ये यस यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो सर उन्होंने मतलब बेसिक्स इसका और उसको सर बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम लोग जो भी डिफेक्ट्स हैं सर उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं चार्ट में। जहां जो ज्यादा डिफेक्ट है उसको पहले लगाते हैं और मतलब उससे कम और उससे कम करते हुए। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने इस पे देखा है और काम किया है। प्लीज सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा बेटा करते रहो, क्योंकि वी आर वेरी नियर टू द एग्जाम, आपके बहुत जल्दी ही कुछ हो सकता है। और बड़ी नंबर ऑफ क्लासेस में बहुत सारी चीजें जल्दी कवर अप करनी, तो आप साथ में मेहनत करेंगे तो बड़े अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड माई फोकस इज फॉर द इंटेंसिव नॉलेज, कि आप जो अगर कुछ लिखो कुछ करो तो वो अलग दिखाई दे, और आगे भी फ्यूचर में ये चीजें आपको रिटर्नेबल हों। दैट इज वाई आई इंसिस्ट, और एक्चुअली आई ऑल्सो ट्राई टू डू कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल बुक से आपके लिए हट के हो, यूजेस पता चले, साथ ही साथ उन पर थोड़ा आप काम करो तो आपकी अप्रोच और ग्रिपिंग टुवर्ड्स द एकेडमिक कंटेंट वो बढ़े थोड़ी। इतने के लिए सारी बेटा तैयारी है, वरना सिंपल वो फार्मूले और उन पर क्वेश्चन तो ये अभी 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। हर एक के पास आदमी सर्च कर ले और बुक होगी कि मीन फलाना जोड़ो डिवाइड बाई दिस, आ गया मीन, ठीक है ना, इस पर ये फार्मूला लगा दो। तो अगर वैसे ही आप चलना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप और बेहतर हो जाए इसके लिए सारी बातें हैं। तो पैरेटो कर्व की जो बात हो रही है वो, क्योंकि हम लोग चार्ट और डायग्राम्स पढ़ रहे हैं एनालिसिस में, तो पैरेटो ने 80-20 का रूल दिया। मतलब उनका कहना ये है, और इसको काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया, मार्केटिंग में इसका सबसे बहुत सब जगह पर बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। उन्होंने बोला कि 20% ही ऐसे गुड्स होंगे किसी के स्टोर में कि जो कि फास्ट मूविंग है, जिनमें पैसा ज्यादा लगता है, 80% उसको रखने पड़ते हैं लेकिन वो उतने रिटर्नेबल नहीं है। ऐसे मार्केटिंग ने उनको डिफाइन किया। ठीक, मीन्स रेवेन्यू जनरेटिंग, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नंबर कुछ कम होगा और आपको लेकिन रखने पड़ते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, बाकी ढेर सारे, क्योंकि रखने हैं कि कस्टमर आएगा तो कोई कुछ पूछ सकता है। क्लियर? तो ये 80-20 का रूल है।
80-20 के रूल पे इन्होंने काम किया। ये मार्केटिंग की बात है। आपके लिए स्टैट्स की बात ये है कि पेरेटो का जो ग्राफ है उसमें स्क्वीनेस बहुत होती है कि जब कोई भी चीज 80-20 की रेंज में है तो मानी बात है कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सीधा नहीं बन सकता, उसमें ऐसे करके गिरावट आएगी कुछ। ठीक, अगर हम 80% को ऊपर रख रहे हैं, 20% को नीचे रख रहे हैं, तो कुछ ऐसे करके गिरावट आएगी, और अगर उसको रिवर्स में बना रहे हैं तो वो 80 से 20 कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड द स्क्वीनेस, उसमें जो है वो ढलान आ रही है, सिकुड़न हो रही है, एक जैसा नहीं चल रहा है। तो ये जो स्क्वीनेस है इसको उन्होंने बोला अगर आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो या मार्केटिंग में यूज कर रहे हो या कहीं पर भी अपने डेटा की वैल्यूज में यूज कर रहे हो, दीज आर द डिफेक्ट्स। क्योंकि अगर मार्केटिंग के टर्म्स में हम जाएं तो वो प्रॉफिट लगातार ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो 80% वाला एरिया है इसमें डिफेक्ट है, इसमें वो सेल नहीं है, वो बातें नहीं है। सेम विद द मैन्युफैक्चरिंग कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी हैं, आपकी एक्टिविटीज़ कुछ मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके की हैं, कुछ ऐसी असेंबली लाइन है कि जिनके कारण डिफेक्ट्स हैं। तो डिफेक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और डिफेक्ट्स को फिर आप मिनिमाइज कर पाओगे, ये इसका सबसे बेटर पर्पस है। और जब आपको डायग्राम के थ्रू पता होगा कि इतनी ज़्यादा स्क्वीनेस है, इफ़ यू थिंक दैट माई असेंबली लाइन मे बी द स्मूथ, स्मूथ होनी चाहिए, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, आउटपुट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल स्मूथ होना चाहिए। अगर ये स्मूथ होगा कि 100 प्रोडक्ट एक जगह पर पहुंचे और अगले डिपार्टमेंट या असेंबली लाइन के अगले पॉइंट तक जाते जाते वो 98 है, 99 है, 100 है, देन इट इज़ वेरी गुड। और पता चले कि नहीं इस वाला जो डिपार्टमेंट है यहाँ से आगे पास 70 हो रहे हैं, तो मतलब 30 पे कुछ डिफेक्ट आ रहा है, 30 एज पर द स्पेसिफिकेशन आगे नहीं जा रहे। तो इसको जब आप ग्राफ के हिसाब से बनाओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, स्क्वीनेस। इस चीज की वो बात कर रहे हैं कि द स्क्वीनेस इन दिस कर्व लाइन में शो द डिफेक्ट्स। जो बात ये बोल रहे थे, ये स्क्वीनेस होती है कि जो आपको डिफेक्ट दिखाएगी, और फर्दर फिर आप उसके ऊपर काम कर पाओगे, परसेंटेज आपको पता चलेगा। ठीक, ये पैरेटो कर्व का रूल है जो 2 लाइन में आप लिख सकते हो। क्लियर है। अगली बात मैंने आपको बताई थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको देखने के आना है। तो जो फ्रीक्वेंसी में हिस्टोग्राम बनना है, यस बेटा बोलो, कुछ कहना है आदित्य? हाँ सर, मैंने सर बनाया हुआ है सर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और सर चलिए ये दिखा दीजिए यस उसको सर, फटाक से। सही है ओके, सर। तो ये ये सर दो तरीके से बनता है। एक तो एक सर या मिनट तो हम लोग हिस्टोग्राम। एक मिनट रुक जाइए। ये जो इन्होंने ये बनाया हुआ है इसमें जो ये आप ब्लॉक्स देख रहे हैं सारे लोग, तो अगर हम केवल ब्लॉक्स में रिप्रेजेंटेशन दे देंगे देन इट इज द हिस्टोग्राम। ठीक है, जोड़ते हुए चल रहे हैं हम। अगर इसकी ये जो मिड वैल्यूज हैं जो हर बार बार ग्राफ के ऊपर जाने पर जो मिड वैल्यूज आ रही हैं, इनको कनेक्ट करते हुए जब हम बना देंगे देन इट इज द पॉलीगॉन। इज इट? ठीक है यस ना सर। आदि? तो ये पॉलीगॉन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, बस इतना ही डिफरेंस है हिस्टोग्राम और पॉलीगन में सारे लोग। तो कभी भी ये लिखने को आ जाए देन यू आर बेटर एबल टू, और इस तरीके का ग्राफ बना दीजिए, बस आपके नंबर पूरे हो गए। इतना काम आपको केवल करना है। तो ये पॉलीगॉन हो गया। इसके बाद एक अगला पॉइंट मैंने आपके लिए बोला था गाल्टन। ठीक है, गाल्टन का मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन। तो आपके लिए मीडियन के लिए ओजाइव कर्व बनेगी। ओजाइव कर्व मीन द कोमुलेटिव कर्व। ठीक, कि वो सारी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते हुए चली जाएगी। आपके आपके एक साइड पर क्या दिया हुआ है, एक साइड पर आपके दिए हुए हैं द रेंज। रेंज आपकी दी हुई है एक्स एक्सेस पर, आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वाई एक्सेस पर। तो आपको पता चला कि मेरी जो रेंज 5 से 10 की है, इसके बीच में 5 लोग, तो 5 तक आप पहुंचे। फिर आपको बचा 5 से 10 वाला जो इंटरवल है, इसमें फिर 10 लोग आ जाते हैं, तो दोनों का टोटल लगा के अब आप अपनी वाई एक्सेस में 15 पर पहुंच गए। इस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए जब आप पूरी लाइन बना लोगे तो ये आपके लिए क्या हो गई, क्यूमुलेटिव कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसका एक नाम ऑजाइव भी होता है। ठीक, ये सब आपने पीछे क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तब गाल्टन, गाल्टन बोलते हैं कि अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप उसको अप्लाई करते हो फॉर फाइंडिंग द मीडियन, तो मीडियन के लिए जो आपका फार्मूला है, जैसे जो आपकी टोटल एन निकल के आती है, मीन्स द एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स, अगर आप मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या कंपाउंड कैपिटल एन पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो उस पूरी फ्रीक्वेंसी के टोटल को जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 2, तो आपको क्या मिलने वाला है? यस, आपको क्या मिलने वाला है? जल्दी से, इसमें कैसे ढूंढेंगे हम लोग मीडियन?
गाल्टन मेथड के हिसाब से, प्लीज गाल्टन मेथड के हिसाब से मीडियन को कैसे ढूंढेंगे? जो आपका n निकल के आया मीन्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल, उस पर n+1/2 ये लगा दीजिए, यही फार्मूला है आपके मीडियन का। तो जो वैल्यू आपको मिल रही है 20, तो ये फ्रीक्वेंसी का मिड है। तो फ्रीक्वेंसी का मिड आपका वाई एक्सेस पर है, उस पॉइंट को आप पिन करो, जो भी वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक, जो भी वैल्यू आपको मिल रही है उस पॉइंट को आप वहां पर एक डॉट लगाइए वाई एक्सेस पर, और वाई एक्सेस से एक सीधी लाइन खींचते हुए आप चले आइए अपनी जो ग्राफ लाइन है, ठीक, औजाइव पर। और औजाइव में जहां पर ये लाइन कट करे, जो आप कहाँ से लेके आ रहे हो, n+1 की वैल्यू से, n+1 की वैल्यू से जो लाइन आप लेकर के आ रहे हो, वो लाइन आपकी औजाइव को जहां पर कट करे, वहां से आप करेक्टली नीचे की ओर चल दीजिए, क्योंकि नीचे आपके क्या दिए हुए हैं, नीचे आपकी वो एरिया पॉइंट दिए हुए हैं कि जहां से आपका क्लास इंटरवल है, या जो एक्स की वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं, आपकी पदों की वैल्यूज, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज, ठीक। तो एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, तो फ्रीक्वेंसी से आपने मिड ले लिया, और मिड के बाद में उसको सीधा ला करके आपने इंटरसेक्ट कराया ऑन द ऑजाइव लाइन। फिर ऑजाइव लाइन से आप जहां पर कटुआ बस उसी पॉइंट से, इफ दिस इज द पॉइंट देन यू हैव टू द बॉटम, बॉटम की ओर आप चलते चले जाइए। बॉटम पे वो लाइन आकर के जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटेगी, उस जगह पर जो वैल्यू होगी, उस जगह पर जो वैल्यू होगी, दैट इज योर मीडियन। बस इतना काम आपको करना है, मीडियन का फार्मूला लगाना ही नहीं है, ठीक। ऑजाइव कर्व बना करके, ऑजाइव कर्व मीन्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उसको n+1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक। n+1/2 से आपने डिवाइड किया, और उसके बाद में जो वैल्यू आपको फ्रीक्वेंसी में मिले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी वाई पर प्लॉट है, मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, वाई एक्सेस पर प्लॉट है, तो मान लीजिए यहाँ पर मिलता है और इतना बड़ा आपका फ्रीक्वेंसी कर्व है, यहाँ पर मिलता है, तो इस जगह से आप इधर की ओर चल दीजिए ग्राफ पर, जहां पर वो आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइन है उसको ये कट करे, इंटरसेक्ट करे, बस उसी पॉइंट से, लाइन के उस पॉइंट से आपको अब डाउनवर्ड्स जाना है स्टेट, और जहां पर जाके ये एक्स एक्सिस को कट करे, वो वहां पर जो वैल्यू आपकी आ रही होगी बाय द टाइम इंटरवल, वो ही वैल्यू आपकी मीडियन वैल्यू है। क्लियर? इस तरीके से आप गाल्टन ग्राफ की मेथड से मीडियन को ढूंढ सकते हो। गाल्टन ग्राफ की मेथड से आप फर्दर किसको ढूंढ सकते हो? गाल्टन ग्राफ की मेथड से आप क्वार्टाइल्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल भी तो पोजिशनल है। अब उसमें आपको अगर क्वार्टाइल 3 चाहिए तो n+3/4, क्योंकि क्वार्टाइल इज द फोर्थ वैल्यू होती है, और पहला क्वार्टाइल चाहिए तो उसको n+1/4। तो वो वैल्यूज जहां पर आए उनको नीचे ले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वार्टाइल कहां पर लोकेटेड है। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है ये बात? फाइंडिंग द मीडियन विद द हेल्प ऑफ द गाल्टन फ्रीक्वेंसी कर्व, गाल्टन मेथड क्या है? इज इट क्लियर? कुछ क्लियर हुआ बेटा? रिस्पॉन्स करते चलिए। यस सर। यस, ओके। तो कितना इजी है कि हम पूरा फॉर्मूला लगाएं, ये सब करें। इससे अच्छा अगर हमारे पास ग्राफ पेपर है या आपको एग्जाम में आ जाए तो आप बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गाल्टन मेथड के थ्रू पॉलीगॉन बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कल आप कुछ काम भी करके आए तो उसके साथ में डिस्कस हो गई। अब आपको जिस पर काम कर लेना चाहिए था, जो बातें मेरी आपकी हुई थी, दैट इज द एक आप करिए। इज रितिका, अभी रितिका है यहाँ पर? रितिका बेटा आप यस ज्वाइन सर। हो? ओके। यस सर। तो आप लोगों का एक ग्रुप होगा, कोई ग्रुप आपका बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप? यस सर। ओके, आपकी क्लास का, तो आप उसमें मुझको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जब ओके उसमें सर। मुझको ऐड कर लेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको डाल दूंगा। उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोग घर पर लगाएंगे, फिर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और जहाँ पर भी अगर कोई क्वेश्चन देना है या ग्राफ देना है तो उस ग्रुप पे हम डाल दिया करेंगे। लेकिन इस ग्रुप पर आप मुझे डालिएगा 1:30 बजे के बाद, क्योंकि अभी प्राइवेसी लगी होगी, प्राइवेसी लगी रहती है नॉर्मली, तो 1:30 बजे के बाद मैं प्राइवेसी हटा दूंगा। 1:30 बजे तक मेरी क्लास है, 1:30 बजे के बाद मैं प्राइवेसी हटाऊंगा, तभी आप मुझे जोड़ पाएंगे, वरना ऐड नहीं होगा, लिंक भेजना पड़ेगा आपको, ठीक। तो 1:30 ओके बजे सर। के बाद मुझे ऐड कर लीजिए। और तो मैं आज कुछ क्वेश्चन डालूंगा, तो साथ ही साथ जब क्वेश्चन आप करते चलोगे और वो डिस्कस होते चलेंगे तो आपकी पूरी ग्रिपिंग आ जाएगी।
ओके, तो क्वेश्चन वाला एरियाज मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। अरिथमेटिक मीन का नॉर्मल फार्मूला आपको सबको पता है, ठीक। फिर उसके बाद में उसका फ्रीक्वेंसी के साथ फार्मूला एफ एक्स अपॉन एफ, वो लगा देना है आपको। अगर आप डिविएशन मेथड से करते हो तो एक एज्यूम्ड मीन आपको लेना है। किताब और जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको खोल के सामने रखिए। अगर एज्यूम की मीन के साथ आप करते हो तो एक एज्यूम मीन आपको लेना पड़ेगा अपनी एक्स वैल्यूज में से। उससे जो रेस्पेक्टिव एक्स है, एक कॉलम और बनेगा आपका, उससे जो आपके रेस्पेक्टिव एक्स हैं उनका डिविएशन निकालना पड़ेगा, और उस डिविएशन को फिर आप फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, ए फॉर द एक्स बार, मतलब अरिथमेटिक मीन के लिए आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, ए। ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एज्यूम्ड मीन को, कैपिटल ए, प्लस एफ डी एक्स फ्रीक्वेंसी प्लस द डिविएशन फ्रॉम द एक्स, लिखते चलिए, ठीक। सिग्मा ऑफ द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द डिविएशन फ्रॉम द एक्स, ये एक टेबल आपकी बन रही थी। डिवाइड बाय द capital N, and what is this capital N is the total of the frequency, ठीक। ये जब आप कर दोगे तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। ये मेथड है जब आप डिविएशन के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हो गए आपके लिए इसके। फर्दर भी और सारे तरीके, दो ही आप याद रखिए, अभी उतना ही बहुत है। और फिर अब इसके यूज कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक। तो एक दो क्वेश्चंस छोटे छोटे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि इन पर जो है वो किस तरीके से काम होता है, और कैसे मीन की भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। देखिए, फटाफट से एक क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ, कोशिश करिए इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम लोगों के साथ डिस्कस हो जाए तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये यार मीन में भी कितने सारे काम होते हैं और हम लोग बेटा बढ़ेंगे तेजी से ही, ठीक। द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक, the average rainfall for a week excluding Sunday, the average rainfall for a week excluding Sunday was 4.2 centimeter, लिखते चलिए बेटा। the average rainfall for a week excluding Sunday was 4.2 centimeter. Due to the heavy rainfall on Sunday, the average for the week is 7 centimeter. Now the question is how much rainfall is on Sunday. वो बोलता है कि पूरे हफ्ते में इतवार को छोड़कर एवरेज रेनफॉल 4.2 सेंटीमीटर है। संडे को बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो पूरे हफ्ते का रेनफॉल आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कि संडे को बारिश कितनी हुई। ये केवल अर्थमेटिक मीन पे बेस क्वेश्चन है, ठीक। कोई अपनी तरफ से आंसर देना चाहेगा, क्योंकि आप लोग तो अब सब आगे के कंपटीशंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे आपसे बन सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से आप कोशिश करना चाहेंगे तो एक दो मिनट आपके लिए छोड़ूं, कर लीजिए अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, इफ द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक, बहुत धीरे धीरे मैं आराम से बोल रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। द एवरेज रेनफॉल फॉर ए वीक एक्सक्लूडिंग संडे इज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। इतवार का दिन छोड़ करके पूरे हफ्ते में जो बारिश हुई उसका एवरेज रेनफॉल है 4.2 सेंटीमीटर। फिर बोलता है कि देयर इज ए हैवी रेन ऑन संडे, संडे को बहुत ज्यादा बारिश हो गई। ठीक है भाई, हो गई तो अच्छी बात है। और इस हैवी बारिश के कारण जो एवरेज है पूरे हफ्ते का, मतलब संडे को इंक्लूड करके, वो कितना हो गया 7। विदाउट संडे वो कितना था 4.2, विद संडे कितना हो गया 7। तो हाउ मच रेनफॉल इज ऑन संडे, अब संडे को कितनी बारिश हुई ये पूछ रहा है वो। नाउ इट इज क्लियर राशि? यस सर। यस, नाउ 2 minutes फॉर यू।
ये 2 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है, 2 मिनट में इसको करने की कोशिश करिए आप। सर 2.8 सेंटीमीटर। 2.8। कोई और? हो सकता है आप सही हो, अभी मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके और भी तो कोई साथी प्रयास कर रहे होंगे ना, देखें वो लोग का क्या आंसर आता है। पहले तो ये बताओ यार, कोई और कोशिश कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी से रिस्पॉन्स करते चलो बेटा, अब तो पूरा इंटरैक्टिव सेशन है, नहीं ये तो मेरी तरफ से कुछ है नहीं। 1.6, यस, कल्पना का भी एक आंसर आ गया, एक आपका भी आ गया। ओके, तो इज एनीबडी इज स्टिल अटेम्प्टिंग? तो मैं रुकूं वरना बता दूं? कोई और प्रयास कर रहा है? 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर वाले मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक 1.6 का आ गया। अब देखिए हमको करना क्या है इसमें। पहले तो मुझे वो टोटल रेन, यस यस 2.8 के बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। पहले तो मुझे वो टोटल रेन जान लेना है। यस यस, रुकते हैं बेटा। पहले तो वो मुझे टोटल रेन जान लेना है जो 6 दिन में बारिश हुई। तो 6 दिन में आपकी कितनी बारिश हुई? दैट इज 4.2 मल्टीप्लाई बाई द 6, इज इट? तो कितनी बारिश हो गई आपकी? 25.2। इतनी बारिश हो जाती है आपकी विदाउट संडे। अब संडे के दिन को जब अगर हम जोड़ लें तो कितनी बारिश का एवरेज कितना पहुंच जाता है? 7। और 7 दिन है और 7 एवरेज है, ठीक। तो कितनी बारिश हो गई बेटा? 7 into 7, मतलब एवरेज तो हर डे का सेम रिप्रेजेंटेशन है, और अगर संडे इंक्लूड हो जाता है तो कितने दिन हो गए? 7। तो 7 into 7 कितनी बारिश हो गई? 49 सेंटीमीटर। ये टोटल बारिश हो जाती है 7 दिनों में संडे की बारिश को मिलाकर। और मुझे वो बारिश भी पता चल गई है कि जो विदाउट संडे है वो है 25.2। अब उसका सवाल ये था कि हाउ मच रेन इज ऑन संडे, तो इस 49 में से आप 25.2 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? द रेन ऑन सर संडे। 20.8। हाँ, हाँ, तो आपका 20। आंसर, यस, आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक। आपने फर्दर लग रहा है इसका एवरेज एवरेज कुछ, ये क्या हुआ है जो 2.8 आया, ये भी नहीं समझ पाया, ठीक। तो आपको समझ आ रही है ना जो मैंने बोली? इज देयर एनी आर्ग्यू? आपकी तरफ से इस पर कोई तर्क है, कुछ आप इससे सहमत ना हो तो पूछ सकते हैं। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक बेटा, सवाल हमारा ये था कि जो हफ्ते में दिन है उनमें रविवार को छोड़ करके 4.2 के एवरेज से बारिश होती है। पहला इसका क्रैक द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन को क्रैक करें तो पहली शर्त ये थी कि 4.2 के एवरेज से रविवार को छोड़ के बारिश होती है, ठीक। तो हम पहले यही निकाल लेते हैं। तो रविवार को छोड़ के हफ्ते में कितने दिन बचेंगे? 6 दिन। तो 6 दिन के हिसाब से और 4.2 का एवरेज है, तो बारिश कितनी हो जाएगी? 6 into 4.2। तो द टोटल रेन बिटवीन द 6 डेज एक्सक्लूडिंग संडे कितनी निकल के आने वाली है? 25.2। यहाँ तक एग्री हैं आप? यस सर। ओके। अगला सेक्शन था इस क्वेश्चन का कि देयर इज हैवी रेन ऑन संडे, ठीक। फिर बोलता है कि ये संडे के रेन को अगर हम जोड़ दें उसके बाद टोटल एवरेज निकालें फुल वीक का, तो आ रहा है 7। इसका मतलब क्या हो गया कि हफ्ते में अब कितने दिन हो गए? 7। संडे का दिन उसने जोड़ दिया, संडे का दिन जोड़ने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डेज हो गए 7, और एवरेज भी है 7, यानी हर दिन 7 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो टोटल रेन इन द फुल वीक कितनी हो गई? 49 सेंटीमीटर। इज इट यस ओके? सर। अब आपको पता है कि 6 दिनों में कितनी बारिश हुई थी? 25.2। अब आपको ये भी पता हो गया कि संडे का दिन जोड़ के टोटल कितना रेनफॉल हो रहा है? 49। तो व्हाट इज द रेनफॉल ऑन द संडे? अब आप घटा लीजिए इस 49 में से 25.2। जी सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये बेटा सवाल कुछ तरीके के, ये देखिए आपके
एवरेजेस पर, या जिसको हम मीन बोलते हैं उस पे बेस है, और कई तरीके के कंपटीशंस में इस तरीके के सवाल आते हैं। अब आप अगर चाहो कि हम आपको फार्मूला लिखवाएं और उस तरीके से करवाएं, अगर आप वैसा करना चाहते हो तो मुझे दिक्कत नहीं है, पर समथिंग बियॉन्ड द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, इसकी तो प्रैक्टिस आप करें। ये क्वेश्चन मैं दूं जो नॉर्मल वाले, या आप खुद से भी करें देख के हर जगह। फार्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए सारे, एग्जाम में तो वही आएंगे आपके लिए, पर आपकी तैयारी बेहतर और अच्छे आप कैसे बन जाए उसके लिए ये सारे क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए और घर से ट्राई करेंगे, कल इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखिए फटाफट। द एवरेज डेली प्रोडक्शन, the average daily production of a cycle tire in a factory for first 20 days of a month was 390। जहां अभी एवरेज से जुड़ता कोई सवाल आ जाए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये हमको कहीं ना कहीं मीन वैल्यू की ओर लेके जा रहा है। तो बोलता है कि प्रतिदिन जो औसत प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन है किसी साइकिल टायर कंपनी में टायर का, तो वो पहले जो महीने के 20 दिन है, फर्स्ट 20 डेज ऑफ अ मंथ इज 390। 390 टायर हर दिन बना रही है वो फैक्ट्री पहले के 20 दिनों में। यहां तक क्लियर है? मैं फिर ये हो कि क्वेश्चन ओके। अब बोलता है कि द रिमेनिंग 10 डेज, इसका मतलब 30 दिन का महीना है, आप कोई 28 दिन 31 दिन का कंफ्यूजन हटा दीजिए। द रिमेनिंग 10 डेज ऑफ द मंथ द एवरेज डेली प्रोडक्शन इज 400। आगे के जो 10 दिन है उनमें एवरेज डेली प्रोडक्शन आपका कितना है? 400। कैलकुलेट द एवरेज डेली प्रोडक्शन फॉर द टोटल मंथ एज होल। ठीक, वो बोलता है कि अब आप क्या करें कि आपको बाद के 10 दिन का भी उसने बता दिया कि 400 है। अब आप ये करिए कि पूरे महीने का एवरेज प्रोडक्शन बता दीजिए। इजी सर क्वेश्चन। आंसर दीजिए। हाँ, आंसर भी मैं बताऊंगा, आप कर लीजिए। 2 मिनट दे देते, कल के लिए नहीं छोड़ते, आज ही निपटा दो इसको। चलो, वेरी गुड। सर 3 10 11 सर 11,800। वो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज डेली प्रोडक्शन फॉर द मंथ एज होल, नॉट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन। सर तो मैं सर 5900। अच्छा, और कोई? एनीबडी एल्स? यार इंजॉय करो सेशन को, साथ में काम करो, इंजॉय करो, बड़ा आनंद आपको आने वाला है। और केवल सिर्फ लेक्चर सुनना है तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। इसको आप करो बेटा साथ में, आप अच्छे हो जाओगे, अपने आप को खुद देखते ही देखते आप अच्छे हो जाओगे। सवाल आपको समझ आया ना कि पहले 20 दिन में 390 टायर प्रतिदिन बन रहे थे, बाद के महीने के 10 दिन में 400 टायर प्रतिदिन बन रहे थे, तो एवरेज प्रोडक्शन पर डे ऑफ अ होल मंथ क्या है? ये सवाल है। सर आंसर गलत था मेरा। मेरा आंसर आएगा 393.33 हाँ एवरेज ठीक है, प्रोडक्शन ठीक ठीक, मंथली। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। कल्पना का भी आंसर सही है, आपका भी आंसर सही है। आपको बात समझ आ रही है ना कि क्या गलती हो रही थी हड़बड़ाहट में हम लोगों से? उसने आपको बता दिया 20 दिन का प्रोडक्शन, आपने टोटल निकाल लिया, वेरी गुड। फिर उसके बाद 10 दिन का प्रोडक्शन बताया तो आपने टोटल प्रोडक्शन निकाल लिया, क्योंकि आपको टोटल रेनफॉल निकालने का आइडिया हो चुका था। फिर ये टोटल आपने मुझे सबसे पहले बता दिया 11,800। दैट वाज द नाइस स्टेप, दैट दिस इज द न्यूमरेटर। इसको आप न्यूमरेटर वैल्यू में फिट कर दीजिए, और इसके बाद में आपको डिनोमिनेटर चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर पूरे महीने के दिन हो जाएंगे, 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 393.33। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो जिनको भी नहीं समझ आ रहा है वो थोड़ा और ध्यान से सुनिए, मेरी कोशिश बहुत आराम से बताने की। हाँ, अब इसका एक फार्मूला है। अब इसको आप कैसे कर सकते हो? बहुत सीधे, क्योंकि बेटा ये कंबाइंड मीन आप निकाल लो ना। ये तो अर्थमेटिक टर्म्स में आपने इसको बड़े इजी इजी कर दिया।
बट इसके पीछे फंक्शनैलिटी क्या है? अगर हम लोग उसमें बात करें फार्मूलाज के बेस पे, तो व्हाट यू आर टेकिंग, what you are calculating, you are calculating the combined mean of the two values, और ये वैल्यूज क्या हैं जिनके पहले से आपको मीन दिए हुए हैं, isn't it? अब उन मीन्स की आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझ आ गई तो आपने डिफाइन करके फाइनल वैल्यू निकाल ली और सीधे चीजें 30 से डिवाइड कर दिया। पर आपने किया क्या एक्चुअली कि जो दो आपको डेटा दिए हुए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीन, उनको उनका आपने कंबाइंड मीन निकाला है। तो कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, लिखिए फटाफट, n1 m1, सबस्क्रिप्ट में 1 लगेगा, n1 m1 प्लस n1 n2 n1 m2, n और m बोल रहा हूं मैं, n फॉर द नेम, m फॉर द महादेव, ठीक, n1 m1 प्लस n1 m2, मतलब n और m मल्टीप्लाई करेंगे, जो काम आपने किया था कि 390 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद आपने दूसरी फिगर क्या थी हमारी, हाँ 400 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यही किया था ना आपने। तो आप यही करो, n1 उसको बोलो n1, ठीक, जो आपकी वैल्यू है, मतलब 20 डेज। m मीन था तो मीन वन था 390, इन दोनों का टोटल आ गया, प्लस लगा होगा बीच में, फार्मूले के तरीके से बता रहा हूं मैं। फिर n2, तो n2 में आपकी वैल्यू थी 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय द आपके लिए मीन कितना है 400 कर दिया आपने। फिर इसको डिवाइड कराइए, आप किससे डिवाइड कराएंगे, n1 प्लस n2 से। n1 क्या था आपका 20, इज इट, और n2 क्या था आपका 10, तो कितना बन गया 30। तो न्यूमरेटर वैल्यू और डिनोमिनेटर वैल्यू आपको मिल गई। और क्या आपने एक्चुअली ढूंढा, दिस इज द फार्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। अब आप बताइए, मैं फार्मूले रटवाऊं आपको कि ये मीन है, ये कंबाइंड मीन है, इससे बेहतर इस तरीके से आपको समझ आ रहा है? आर यू ओके विद दिस? यस सर। तो ये कंबाइंड मीन है बेटा, जो काम आपने अब किया इस पर, या जो काम कंबाइंड मीन की वैल्यू के हिसाब से आपके लिए वो एब्सेंट फिगर थी जिसमें आपने ढूंढा कि संडे को कितना रेन हुआ, वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक मीन वैल्यू के साथ में आपको दे दी थी 6 दिन की वैल्यू, ठीक है, और दूसरी मीन वैल्यू के साथ में उन्होंने आपको एक आगे की वैल्यू दे दी थी, बीच का गैप पूछ रहा था वो आपसे। तो ये फार्मूला अप्लाई करके वहां पे जो मिसिंग एक्स है वो आप डाल के उसको भी ढूंढ सकते हो, या आप फार्मूला ना लगा के डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको हम बोलेंगे कंबाइंड मीन। क्लियर? कोई डाउट यस है? सर। कोई नो डाउट सर। नहीं है ना? ओके, चलो अब एक क्वेश्चन लिख लो जिसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, कल करेंगे भाई, वरना आप यही करते रहेंगे। फटाफट से जल्दी से लिखिए, आउट ऑफ 100 नंबर्स, लिखने में गलती मत करना वरना सवाल में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आउट ऑफ 100 नंबर्स 20 were fours, 40 were the fives, and 30 were the six, and the remainder were the seven. Find out the arithmetic mean of the total numbers. सर वो आपसे बोल रहा है, फिर से दोहरा रहा हूं और हिंदी में समझा दे रहा हूं, आप अपने ढंग से लिख लीजिए। 100 नंबर हैं, नंबर जो है वो 100 हैं, वो बोलता है उसमें से 20 ऐसे हैं जो 4 हैं, ठीक, 20 of them are fours, 40 are fives, उसमें से 40 नंबर ऐसे हैं जो 5 हैं उन 100 में से, 30 नंबर ऐसे हैं जो 6 हैं, 30 were the 6, रिमाइंडर्स आर द 7। अब आप जोड़ लो फटाफट कि 20 और 40 और 30 कितने हो गए, 40 और 20 60 और 30 90, तो अब बच कितने रहे, 10। 10 कितने हैं, वो 7 है। इनका टोटल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अभी मत निकालना, बाद में निकालना, ठीक, वरना आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आप अभी भड़ाभड़ काम करते रह जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, ये 2 कल करके लाना, ठीक है। चलो, the average marks of 20 students, the average mark of 20 students was 100,
but subsequently it was revealed that marks of one student were misread as 66 instead of 166. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यस बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से लिखवा दूंगा क्योंकि ये दो आपको घर से करके लाने हैं कल। ठीक, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर 100, यानी 20 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 100 है। बट इट वाज रिवील्ड, लेकिन ये पाया गया देखने के बाद, दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज मिसरेड एज 66, यानी एक स्टूडेंट का नंबर मार्क्स गलत पढ़ लिए गए, 66 पढ़ लिया गया इंस्टेड ऑफ 166। उसको पढ़ा जाना चाहिए था 166। ठीक, एंड द अनदर स्टूडेंट वाज 100 इंस्टेड ऑफ 10, और एक दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स 100 पढ़ लिया गया जबकि उसे पढ़ा जाना चाहिए था 10। नाउ फाइंड आउट द करेक्ट मीन corresponding to the corrected scores of the students। बात समझ आ रही है आपको? फिर से क्वेश्चन लिखवाना है यस या सर, यस समझा सर, दो? एक बार यस सर फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से लिखिए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर 100। Subsequently it was revealed that marks of one student were misread as 66 instead of 166, and of another student as 100 instead of 10. Find out the correct mean corresponding to the correct marks। अब मैं इसको आराम से समझा दे रहा हूँ जल्दी से, फिर कुछ दूसरी बात करते हैं आपसे कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 100 है, लेकिन ये पता चला बाद में कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जिसको कि हम 66 पढ़ रहे थे वो 66 ना होकर के 166 है, गलत लिख गया है। और एक और स्टूडेंट है कि जिसके मार्क्स को हम लोग 100 पढ़ रहे थे, ठीक, वो होना चाहिए 10। तो करेक्ट मीन क्या आएगा? ये काम आपको करना है बस, और ये दोनों काम करके आप कल आएंगे मेरे पास, तब हम लोग इस पे बात करेंगे फर्दर। क्लियर है? तो मीन से रिलेटेड हमारी आपकी बात हो गई है। अब वेटेड मीन की बात, वेटेड मीन कल थोड़ा आप और देख के आइए, तब वेटेड मीन की बात करते हैं हम को। अब हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है? वो आपका बीच का टर्म है, ये आपको काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। केवल मैं फार्मूला आपको केवल बताने वाला हूँ और एक क्वेश्चन डालूंगा, तो उसको आप अप्लाई करके फार्मूले के बेस पे लेके आओगे। तो जल्दी से फार्मूला लिखो मीन का फटाफट। नॉर्मल वाले में नहीं लिखा रहा हूँ कि एक वो मीन लिखी हुई है उस पर आप n+1/2 लगाओ, ये तो लगाना ही है, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो फिर आप जो है वो उन दो वैल्यूज को जो आ रही हैं उनको दोनों को जोड़ो और उसका हाफ कर दो और वो निकाल दो। ये काम तो आपके लिए इजी है और ये आप कर चुके होगे। आपका जो बेसिकली क्लास इंटरवल है उसके बेस पर जो फार्मूला है वो लिखिए फटाफट। तो मीडियन का फार्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इन द ब्रैकेट M माइनस C। ठीक, अब ये कई जगह पर कई तरीके से लिखा हो सकता है। कहीं पर ये L2 माइनस L1 को I लिख सकते हैं, कहीं पर ये F की जगह पर और बाकी जगहों पर कहीं N को ले आते हैं और कई तरीके से, लेकिन आप यही याद रखो, सिंपल है सबसे ये। ठीक है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करता हुआ ब्रैकेट में आएगा M माइनस C। नाउ इनके नोटेशन लिख लीजिए कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। L1 रिप्रेजेंटिंग द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, L1 representing the lower limit of the class interval, while L2 representing the upper limit of the class interval,
I is the median class. ठीक है. F is the frequency of the median class. बहुत ध्यान से लिखिएगा. F is the frequency of the median class. M is the median number. ये छोटा m है, स्मॉल m. ठीक. और जो आप ढूंढ रहे हो मीडियन, इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल M से. While C is the cumulative frequency of the group. इसको बहुत ध्यान से लिखिए. While C is the cumulative frequency of the group just preceding the median class. मैं एक बार और दोहरा दूंगा आपको. And capital N is equal to the total of the frequency. इतनी चीजों को आपको जरूरत पड़ने वाली है. मैं फिर से दोहराता हूँ. फॉर्मूला है आपके लिए L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और ब्रैकेट में M माइनस C. L is the lower limit of the class L1 and L2 is the upper limit of the class. I is the median class. F is the frequency of the median class, while small m is the median class, median number, and C is the cumulative frequency of the group just preceding the median class, and capital N is the total of frequency. अब निकालोगे कैसे आप? जल्दी से. अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वो ग्रुप की टेबल बनी है, उसके सामने आपको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं. तो उन करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को आप क्यूमुलेटिव बनाओगे, और क्यूमुलेटिव बनाओगे जब, तो आपको टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, मतलब कैपिटल एन मिल जाएगा. कैपिटल एन को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको मीडियन का नंबर मिल जाएगा. ठीक. कि मीडियन फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है. ठीक. ये मिल गया, मतलब एम मिल जा रहा है आपको. अब आपको करना क्या है फर्दर? आपको फर्दर करना ये है कि ये देखना है कि ये जो आपने एम ढूंढा है n/2 करके, ये किस मीडियन ग्रुप में को बिलोंग कर रहा है इन द क्यूमुलेटिव टेबल. भाई क्यूमुलेटिव टेबल आपकी हर फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए जा रही है. तो कैपिटल एन को आपने डिवाइड बाई 2 किया, तो डिवाइड बाई 2 करने के बाद ये वैल्यूज क्यूमुलेटिव टेबल के जो ये आपका फिगर बना हुआ है, क्यूमुलेटिव टेबल में जो आपकी लाइन बनी हुई है, उसमें कहाँ पर आ रही है, उस जगह पर आपको निशान लगा लेना है. ठीक. ये जब आपने निशान लगा लिया कि ये किस क्लास में आ रही है, बस यही क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसी की आपको L1 लगानी है, इसी का L2 लगाना है. ठीक है. और इसी का F लगाना है, इस क्लास का जहां पर ये आपकी मीडियन फॉल हुई. ठीक. और फिर M ये मीडियन की वैल्यू है जो आपने निकाली है, और C वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो इस मीडियन क्लास से पहले है, प्रीसीडिंग टू, इससे पहले है. बस ये फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए तो रियल मीडियन वैल्यू आपको मिल जाएगी. क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट? यस. तो इसको आप अप्लाई करेंगे. एक क्वेश्चन, एक काम करते हैं, रीतिका तुम ऐड तो कर ही लेना, क्वेश्चन में लिखा दे रहा हूँ, लिख ही लो यार, अभी बिल्कुल अच्छा मूड है आपका. फटाफट से लिखो. आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ एक जल्दी से. 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसे करते हुए आपकी टेबल जाएगी 40 to 45 तक. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनेंगे. यस, बन गया. 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 40 to 45. ठीक. यहां तक जाना है आपको. 8 क्लास इंटरवल आपके बन गए. अब इनके आगे की फ्रीक्वेंसी वैल्यू असाइन कर लीजिए आप. आपका क्वेश्चन तैयार हो गया. पहली फ्रीक्वेंसी वैल्यू फॉर द क्लास इंटरवल 5:10 is 5. Second frequency value for the class interval 10:15 is 6. Third frequency value for the class interval 15:20 is 15, 15. चौथे क्लास इंटरवल के लिए जो 20 से 25 का है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू 10. पांचवा क्लास इंटरवल जो 25 से 30 के बीच का है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू
5, 5। फिर छठा आपका क्लास इंटरवल जो 30 से 35 के बीच का है, उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू 4। अगला क्लास इंटरवल जो 35 से 40 का है, उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू 2, 2। और लास्ट क्लास इंटरवल जो आपका 40 से 45 का है, उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी 2। तो क्लास इंटरवल आपके बन गए। फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन में कुछ आपके कमी ना रह जाए। पहली 5, फिर 6, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 4, फिर 2, और आखिरी वाली भी 2। नाउ आई हैव टू रिपीट एनीथिंग एल्स? प्लीज बच्चों रिस्पॉन्स जरूर करना। क्या मुझे इसको फिर से बताना या दोहराना है? नहीं सर। ओके। तो अब बेटा आपकी क्लास का भी टाइम हो रहा है, पता ही नहीं चला आज कितनी तेज हो गई। ओके, तो इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन, कोई क्वेरी आ रही है आपके पास? सर एक क्वेश्चन, एक इंक्वायरी थी। हाँ बोलो। सर मैंने बिजनेस स्टैटिक्स की बुक परचेज करी है, एसएम शुक्ला। ओके, सर इज इट ओके, और कोई और रिकमेंड करेंगे आप? ठीक है बेटा, कोई भी ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक। सर लेकिन सिलेबस इसमें कम थोड़ा मिल रहा है, मतलब कि बहुत क्योटिक है ये, थोड़ी सी बहुत बेटा मैटर है इसमें। हाँ, एक तो थोड़ी वो लार्ज होगी, दूसरा बिजनेस स्टैट्स है, तो हो सकता है कि आपकी जो स्टैट्स है उससे कुछ, आपका जो कोर्स है ना बेसिकली, वो देख लीजिए वो टॉपिक इसमें है कि नहीं है। जो टॉपिक ना हो वो आप मुझे बता दीजिए, तो वो मैं उसको और अच्छे से कवर करा दूंगा। बाकी आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड अगर सारे कोर्स मिल रहे हैं, सारे टॉपिक मिल रहे हैं, देन इट इज ओके। बाकी मैं कराता ही चल रहा हूँ, उससे मिलाते चलते चले जाइएगा आप। ठीक, ठीक है क्योंकि सर। टेक्स्ट बुक तो बेटा थोड़ी होती ही है इलोबरेटिव, और अच्छे से होती है। खैर ये राइटर बहुत अच्छे हैं और किताब अच्छी आपने ली है, उससे वरी मत करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, ओके। एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? नो नो सर। सर। ओके, तो आज की बेटा क्लास को अब हम लोग क्लोज करते हैं। तो जितना काम आपके पास हो गया इसको करिए, और इसके बाद आपको मोड देखना है, और इसके बाद आपको रिलेशन बिटवीन द मीन, मोड और मीडियन देखना है। इतना देख के आइएगा तो वही कल की क्लास डिस्कशन मैटर हो जाएगा। आज के दिए हुए सवाल प्लस ये नई चीजें, और फिर टाइम बचता है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएंगे कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, देन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी मीटिंग आपके साथ की। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। अब यार ये इनको इस समय एंट्री चाहिए, कमाल है यार।